2022 एबीपी न्यूज पर बजट कॉन्क्लेव के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। पिछले साल वाला बजट सरकार की तरफ से कहा गया सुधारों की वैक्सीन वाला बजट, और इस बार वाला बजट जिसे लेकर देश उम्मीद कर रहा था बूस्टर डोज वाला बजट। देश का आम बजट देश के सामने है, उसी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से एक एक करके नेता जो हमारे इस मंच पर आ रहे हैं और बजट पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और अब इस मंच पर एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ होंगे। सीताराम येचुरी साहब सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जब से यह बजट आया है तब से इस बजट की डिटेल्स को लेकर, बारीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव भी हैं। और वो जिस तरीके से कहा जाता है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो क्या क्या बारीकियां और कुरेद कर निकाली हैं सीताराम येचुरी साहब ने, उन्हीं से बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। जोरदार तालियों के साथ जरा मंच पर स्वागत कीजिए सीताराम येचुरी जी का और अखिलेश आनंद जो इस सत्र का संचालन करेंगे। इस बजट के बाद कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बजट के बाद कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को साथ रखूं। कोशिश करनी पड़ रही है? बिल्कुल कोशिश ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बजट जो भी ये बजट ले आई सामने, इससे तो ये सरकार की विफलता के अलावा और कुछ कह नहीं सकते। अमृतकाल का बजट है, 25 सालों का ब्लूप्रिंट। अमृतकाल, अकाल का बजट है, वो है अमृतकाल का मतलब। क्यों? अब बताइए, देखिए बजट होता किसके लिए? लोगों को राहत मिले और देश की अर्थव्यवस्था को एक उम्मीद मिले कि वो उसकी बढ़ोतरी के लिए काम नीतियां तय करे। अब देश के लोगों की हालत क्या है? ये 2 सालों में बेरोजगारी बेहद बढ़ गई। अब इसमें आप कोरोना को कहीं नहीं देखते हैं? कोरोना की कोई भूमिका नहीं है? बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, या लोगों की नौकरियां गई? सिर्फ सरकारी नीतियां? नहीं, कोरोना की वजह से जो नीतियों के अंदर बदलाव आनी चाहिए वो नहीं आई, वो है शिकायत। ये नहीं कि कोरोना को नजरअंदाज कर रहे हैं, कोरोना आ गई, सबके सामने है। तो अब ऐसी हालत में क्या होनी चाहिए नीतियां? अब देश की अर्थव्यवस्था ही ले लो आप, भूखमरी में अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे खास कमजोरी क्या है? लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं है। अच्छा, मैं बजट में तकनीकी पहलुओं पर बाद में जाऊंगा कॉमरेड, लेकिन पहले मुझे यह बताइए, अगर आपका यह बजट होता, आपकी सरकार का बजट होता, तो ऐसा इसमें आप क्या करते जो आप इसमें मिस कर रहे हैं, जिसके आधार पे आप बजट को कह रहे हैं कि नहीं स्पष्ट रूप से? एक वही रास्ता मैं बता रहा था, हम अगर ये बजट बनाते तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता कि सरकारी निवेश बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसके लिए जो लाखों की तादाद में नए नौकरियों की सृष्टि होगी, वो पैसा वेतन जब अपने नौजवान के हाथ में आएगा, वो जब खर्च करने लगेगा, ये बंद कारखाने आपके, ये एमएसएमई वगैरह सब खुलने लगेंगे, क्योंकि देश के अंदर मांग बढ़ेगी। अच्छा, ये था रास्ता। तो ये रास्ता आपने उल्टा है। ये रास्ता जो आप अभी बता रहे हैं, क्या ये यूपीए के जमाने में आप रास्ता नहीं बता पाए थे? बताए थे, उस वक्त तो चलती थी आप? बताए थे। हाँ। बताए थे। मनरेगा आया कहां से? यूपीए की राज में तो आया, और दबाव था इसी आप लोगों की वजह से, मतलब कांग्रेस नहीं? हाँ। कांग्रेस की वो तो माने ना, माने ना, अल्टीमेटली माने। यहाँ पर भी दबाव अब कितना भी डालिए, ये सरकार मानने वाली थोड़ी है, वो अपने मन माने से चल रही है। ये आर्थिक विषमता का विष है ये बजट। अच्छा, आर्थिक विषमता आप कह रहे हैं, सरकार तो समावेशी कह रही है। कैसे? अब ये अकाल, अब 25 साल बाद की कोई बात कह रहे हैं आप। 4 साल पहले आपने कह दिया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। 2022 में आपने कह दिया कि हमारे किसानों की आमदनी दुगुना हो जाएगी। 2022 तो आ ही गया जी, बजट पेश हो गया। बजट पेश हो गया, और बजट में किया किसानों के लिए उल्टा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपको इस बजट में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है? कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत बारीकी के साथ देखा भाई। हाँ। कुछ नजर नहीं आया, माफ करना, मतलब हो सकता है कि चश्मे की पावर बदल ले हम, लेकिन कुछ नजर तो नहीं आ रहा है कि इस बजट के अंदर। 60 लाख नौकरियों की बात कही जा रही है, उसे भी आपने ध्यान नहीं दिया उस पर भी। यार वादा क्या था? 2 करोड़ हर साल, अब 60 लाख 5 साल। अब किसको अब क्या करें, और किसको गुमराह कर रहे हो आप? सब जानते हैं वास्तविकता क्या है सरकार की। देखिए, अभी जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, तात्कालिक तौर पर जो चीज नजर आती है वो महंगाई है।
क्या आपको लगता है कि उस समस्या के समाधान के लिए कुछ रास्ता इस बजट से निकलता है? नहीं, उल्टा होता। इस देखिए, अब मुख्य कारण इस महंगाई का ये है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों पे जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते बढ़ाते दाम बढ़ाते गए। अब पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ता है तो सब चीज़ों के दाम बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है जी। और जब तक आप उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाओगे, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। अब ये साफ है कि ये चुनाव आ रहे हैं, उसके वजह से अब दाम बढ़ना बंद हुआ। चुनाव खत्म होते ही अच्छा, आप देखिएगा बड़ी जोर से सीताराम जी, बढ़ेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रख रहे हैं। चुनाव है तो वाकई में कुछ हफ्तों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो क्या सरकार जो ये तर्क देती है बिल्कुल बेमानी है कि इसके दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है चीजें? बिल्कुल गलत बात है। जब चुनाव आते हैं तो कैसे बंद हो जाता? अगर नियंत्रण नहीं है तो वो अपने आप स्पष्ट कर देता। सरकार अगर चाहे तो नियंत्रण लगा सकती है। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री जी ने थैंक यू कह दिया टैक्स के लिए। मिडिल क्लास ने क्या कहा वित्त मंत्री को, बताइए? अब ऐसी हालत में टैक्स के अंदर कुछ राहत चाह रही थी मिडिल क्लास। नहीं, वो निर्मला जी कह तो रही हैं कि हमने बढ़ाया नहीं, वही राहत है, उसको राहत समझ लें आप। हाँ, ये है कि डरा के रखो कि ये हम कर सकते हैं। 2 साल से हमने कुछ नहीं बढ़ाया है तो राहत है, इसको आप समझिए। एक मैकियावेली का एक सूत्र है हाँ। कि अगर लोगों की समर्थन चाहते हो तो पहले डरा दो कि क्या कर सकते हो तुम बुरा, और उसके बाद नहीं करना, तब लोग समझते हैं कि बड़ी राहत है भाई, हम बच गए। ये है ये सरकार की हालत। चलिए, मैं किसानों पर अब आता हूं। राकेश टिकैत जी भी यहां बैठे हुए हैं सभागार में। देखिए, कई चीजों का जिक्र इस बजट में किया गया। 2015 के बजट में जो कहा गया वही बातों को दोहराया गया 2022 में भी। उस समय क्या आजादी का अमृत उत्सव की बात थी, अब जो है अमृतकाल की बात है। यानी भविष्य में जो भी होगा वो होगा, तत्काल में आप बचे या ना बचे, जिंदा रहे या ना रहे, उसका कोई फिक्र नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भूख लगी हुई है तो भोजन अभी चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। और नहीं तो क्या, 25 साल के बाद अगर मुझे भोजन दोगे आप, मैं जिंदा रहूंगा क्या? अच्छा, महिलाओं के लिए भी इसमें काफी काम किया गया है। बजट में जिक्र किया गया कि महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उनके लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, ये सारी योजनाओं को व्यापक रूप दिया जा रहा है। इन सारी योजनाओं को सरकार कह रही है, इस फ्रंट पे भी आपको नहीं लगता कुछ काम हुआ? बेटी पढ़ाओ का नारा सुना है ना आपने? बेटी बचाओ का भी सुना है ना? तो उसके बाद हाथरस में क्या हुआ? नहीं, उसका बजट से क्या लेना देना है? वादे की बात कर। वादे बजट में हो या बाहर हो, अब ये वादा क्या था कि प्रधानमंत्री चुनकर आने तो के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, नहीं, बजट से कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, बजट के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये भी बजट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये सब वादे हैं, जुमले हैं जो आप कहेंगे, वो बजट के बाहर भी कह सकते हैं। तो वादे है ना, जुमले तो जुमले ही है। नहीं, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि ये चुनावी साल एक तरीके से है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। सरकार चाहती तो बड़े लोक लुभावन वादे कर सकती थी, बजट में कई ऐसी चीजें रख सकती थी जिसका उसका फायदा वोट लेने में उन्हें होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ना। एक संतुलित बजट रखा गया एक व्यापक नजरिए के साथ। जो भी सरकार करने के लिए करती तब भी वोट मिलेगा नहीं, ये शायद सरकार की उम्मीद है, और सही है। आपको चूंकि अर्थशास्त्र की भी बहुत जानकारी है, देखिए वित्त मंत्री जी ने आर्थिक विकास दर के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि 9.2%। उन्होंने यह भी कहा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दुनिया में सबसे तेज जीडीपी का अनुमान भारत के लिए जता रहे हैं। यह भी आपको पॉजिटिव नजर नहीं आता? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अनुमान ये किए गए हैं और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो अनुमान उन्होंने दिए हैं आपका ग्रोथ रेट का पिछले साल का, इसके बीच में कोई तालमेल नहीं है। देखिए कॉमरेड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं? अभी अब सरकार ने बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के लिए पद्म सम्मान का ऐलान किया, वो भी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। अरे तो वो ये हमारे पार्टी की उसूल है। हम जो त्याग करते हैं, हम जो लड़ते हैं, हम लड़ते हैं लोगों के लिए, देश के लिए, ना कि कोई पुरस्कार के लिए, चाहे वो नागरिक सम्मान ही क्यों ना मिले। क्या बीजेपी सरकार है इसलिए तो नहीं आप लोगों ने इनकार किया? ना ना ना, वो कोई, हमने तो इनकार किया कांग्रेस सरकारों में। हमने तो इनकार किया ज्योति बसु के लिए, हमने इनकार किया कॉमरेड सुरजीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम येचुरी जी, आप इस मंच पर आए और बजट की बारीकियां अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।